स्वागत है आपका इंडियन स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार दूसरे सत्र में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है। ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है क्योंकि लगातार करीब करीब 7 दिन की तेजी बाजार में हो चुकी है। निफ्टी में आज 60 अंकों की गिरावट है, लेकिन 23,600 के अभी भी ऊपर है। तो बढ़िया तेजी जो बाजार ने दिखाई है उसको कायम रखने की भरपूर कोशिश है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, आज 0.25% के आसपास की गिरावट दोनों के दोनों इंडेक्स में दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 165 अंकों के आसपास की आज हम नरमी देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा है दिग्गजों के मुकाबले, और एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में वो दिख भी रहा है। 800 शेयर मजबूत है, लेकिन करीब 1900 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। तो बाजार में थोड़ा सा माहौल आप देखिए, मिड कैप 100 इंडेक्स बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से संकेत थोड़ी सी कमजोरी के जरूर हैं। आपके लिए हम मार्केट ब्रेथ देखिए। करीब करीब एफएनओ में तो बराबरी का मामला है कि 100 गिरने वाले शेयर हैं और 101 चढ़ने वाले शेयर हैं, तो वहां पर मामला बराबर है। लेकिन एनएससी पर 800 शेयर मजबूत हैं, 1900 शेयर कमजोर हैं, बीएससी पर करीब 1350 शेयर ऊपर हैं और 26-2700 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार में क्या गिरावट अगर आती है, आपको बाइंग करना है, कहां तक आपको कंफर्ट के लेवल मिल जाएंगे निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करने हो, तो ये समझेंगे। और इसके अलावा मिड कैप के, स्मॉल कैप के एक से एक बढ़ के ट्रेड भी जानेंगे, खबरों पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आइए स्क्रीन पर, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि मिड कैप में मेगा एक्शन आज कहां पर हो रहा है। सीमेंस में शानदार तेजी है। देखिए, एनसीएलटी से इनके एनर्जी कारोबार के डीमर्जर को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। लास्ट ईयर मई में इन्होंने डीमर्जर का ऐलान किया था, स्वैप रेशियो वगैरह भी आ गया था, और अब खबर यह आई है कि एनसीएलटी ने इस डीमर्जर को अप्रूव कर दिया है। शेयर में 7% की तेजी है, और सीमेंस के साथ साथ जो बाकी कैपिटल गुड्स वाले शेयर हैं, कमिंस है, एबीबी है, वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप का एक और शेयर फैंसी शेयर है एनसीसी, जहां पर हम ट्रेडर काफी एक्टिव होते हुए देखते हैं। एनसीसी 200 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। बीएसएनएल से इनको 10,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर से कंपनी के शेयर में आज हम जोश देख रहे हैं। मैरिको पर मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय आई है, और इस अपग्रेड से मैरिको में भी हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, 2% के आसपास की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो सीमेंस पर, एनसीसी पर, मैरिको पर अपने एक्सपर्ट का व्यू जरूर लेंगे। लेकिन चलिए पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से आज की हमारी मेहमान शिवांगी साड़ा। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स पर व्यू लेकर, और लेकर आएंगे सबसे पहले निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। शिवांगी जी, 6 दिन की तेजी, फिर कल हमने बाजार को थमते हुए देखा, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अब क्या सलाह होगी आपकी? डिप्स आए उसको क्या बाय करें? और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जरा आप सुझाइए कि अगला जो 3 घंटे का सत्र है उसमें क्या करना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में पिछले 8 दिनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स हायर बॉटम बने थे, जिसका आज नेगेशन देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी बहुत कूल ऑफ जो है पूरे इस 2 हफ्ते के रैली के बाद काफी नॉर्मल सी बात होगी हमारे मार्केट्स में। हमने देखा है कि पिछले महीने के जितने भी लॉसेस थे वो रिकूप होते हुए दिखे हैं मार्च के महीने में, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि बुल्स जो है वो मार्केट में पूरी तरह से आ चुके हैं। एफआईआईज का कंसिस्टेंटली बाइंग और मैग्नीट्यूड में बाइंग भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि हमने देखा है कि एफआईआईज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो भी काफी इम्प्रूव होते हुए दिखा है। करीबन लोअर लेवल्स में 10% से अभी हमने देखा है कि 33% तक इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का काफी पॉजिटिव है, और कल के सेशन के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात यह है कि 23,500 के अहम सपोर्ट को हम रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब तक ये इंडेक्स इसके ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है, हमें बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है 24,750, 24,850 के लेवल्स के लिए, 23,750 और 23,850 के लेवल्स के लिए। और ओवरऑल सपोर्ट के तौर पे 23,350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। स्विंग्स रहेंगे दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स।
है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होती है एक्सपायरी के अराउंड, और इस बार भी होने के आसार हैं। 23,600 के आसपास से यहाँ से 200-300 पॉइंट की आप गुंजाइश रख के चलिए, उतनी वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ सकती है बाजार में। शिवांगी, ये बताइए कि स्टॉक्स में कहाँ पर लोग नजर रखें, और अभी किसी को ट्रेड करना हो तो आपके लिस्ट में कौन से शेयर होंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरे रडार पे है HAL। यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक में लगातार पिछले 3 हफ्तों से काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखी है। स्टॉक जो है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, और एक जो पिछला हमने देखा था कि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन था मंथली बेसिस पे, वो नेगेशन होते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स मंथ एंड में एक कैंडल फॉर्मेशन होगा, पर हम एक आउटसाइड बार की तरफ फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है बुल्स अच्छी तरह से इस सेक्टर में या इस स्टॉक में हम कह सकते हैं कि होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे 4300 के टारगेट्स के लिए और 4080 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा SBI कार्ड पे। अब हम बात करें इस स्पेस की तो NBFCs और बैंकिंग क्षेत्र सारे ही काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, और SBI कार्ड अपना एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहा है वीकली बेसिस पे। काफी हमने देखा है कि पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन से कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं, और अपने जो 870 के क्लस्टर जोन्स था पिछला, वो पूरी तरह से सरपास करने की तैयारी कर रही है, होल्ड भी कर रहा है उसके ऊपर, तो अच्छी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है। 910 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 850 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 910 का टारगेट होगा, 850 का स्टॉप लॉस होगा SBI कार्ड के लिए। लगातार इसका स्ट्रक्चर बेहतर है और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर लगातार ये शेयर बना भी हुआ। और दूसरा जो शेयर है HAL का सुझाया है शिवांगी ने, और HAL में भी आपको ठीक ठाक टारगेट मिल जाएंगे। डिफेंस वाले शेयर फोकस में हैं भी। 4300 के टारगेट इसके लिए हैं। 4080 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे ट्रेड करना है। दो शेयर जरा ऑटो के बारे में आपसे शिवांगी जानना चाहेंगे। एक तो देखिए, अशोक लेलैंड को लेकर खबर आ रही है कि SML ईसुजू का अधिग्रहण वो कंपनी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और बोर्ड बैठक भी कंपनी की होने वाली है। 3% के आसपास की तेजी है, अब 217 रुपए का भाव है। और दूसरा M&M में हमने देख रहे हैं कि अब ये शेयर भी ऐसा लग रहा है कि जो भी गिरावट होनी थी, वो जो कमजोरी होनी थी, शायद वो थम चुकी है। एक बेस फॉर्मेशन कर लिया है M&M में। क्या दोनों तेजी के लिए आपको तैयार दिख रहे हैं? देखिए, मैंने अशोक लेलैंड की अगर खबर आधिकारिक तौर पर आती है, शायद तेजी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, दोनों स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स अशोक लेलैंड बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि इसमें गिरावट जो है वो कम देखने को मिली थी, तो स्ट्रेंथ रिलेटिवली यहाँ पे ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स स्टॉक जो है ओवरऑल पिछले 7 महीनों से लोअर टॉप बनाते जा रहा है, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अपसाइड जो है कैप्ड नजर आ रहा है। अगर कोई होल्ड कर रहा है ये स्टॉक, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के तौर पे 212 का एक लेवल ध्यान रखे। अपसाइड 225 के आसपास हम प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, 225 का आप टारगेट ध्यान में रख से चल सकते हैं। अशोक लेलैंड में 3% के आसपास की तेजी अभी भी है इसमें। चलिए आगे शिवांगी से कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे, लेकिन अभी हमारी खास मुहिम SME IPO से सावधान का वक्त हो गया है। सत्रह मार्च को हमने आपको डिवाइन हीरा के IPO में पैसा लगाने से आगाह किया था। उस दिन जिन निवेशकों ने स्वदेश देखा, वो इसमें फंसने से बच गए। इसलिए राइट टाइम पर राइट रिसर्च, स्वदेश को देखकर ना सिर्फ आप पैसा बना सकते हैं, बल्कि आपका पैसा डूबे नहीं, इससे भी हम आपको बचाते हैं। और अब हमारे साथ कंपनी जो है सोने चांदी के व्यापार से जुड़ी हुई है। ये कंपनी जो है कि थर्ड पार्टी प्लेयर से प्रोडक्ट्स बनवाती है, उस प्रोडक्ट्स को बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ज्वेलर्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको बेचती है। तो पूरे मामले में अगर आप देखें तो हालांकि नाम से लगता है कि सोने चांदी से
जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है जो कि एक इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आप देखें इस आईपीओ में जो 30-32 करोड़ का आईपीओ है उसमें से करीब करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो या तो बैंक के पास जाएगा, आईपीओ लाएगा या कहीं और से अरेंज करेगा। ये कितनी बार इस तरीके से फंडिंग का अरेंजमेंट आम निवेशक इसके लिए करते रहेंगे। पहला कंसर्न ये बहुत बड़े ओशन में एक छोटी सी कंपनी है। और तीसरी अहम बात ये है कि ये कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी बनाती नहीं है। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आईपीओ पर विश्वास जगाना चाहिए। तो एसएमई आईपीओ को लेकर एटीन और स्वदेश लगातार मुहिम चला रहा है और आपको आगाह कर रहा है कि उन आईपीओज में खतरे क्या हैं, रिस्क क्या हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं, लेकिन जो रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं, जो कंसर्न्स हो सकते हैं कंपनीज को लेके, मैनेजमेंट को लेकर, उनके इंटेंट को लेके, उनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को लेके, उन सारी चीज़ों को हम समग्रता के साथ रखते हैं और बाकायदा आंकड़ों के साथ। और ये मुहिम हम चला रहे हैं आपके हित में। और जब से एसएमई के आईपीओज को लेकर चिंताएं थोड़ी बड़ी है, रेगुलेटर भी सतर्क हुआ है, तब से हमने कोशिश की कि नहीं आपको बिल्कुल ऐसे आईपीओ से दूर रखें जहां पर आपको नुकसान होने की आशंका होती है। अभिषेक गावशिंदे हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमने पहले ही आगाह किया था कि डिवाइन हीरा के आईपीओ में सावधान रहना है। आप बताइए क्या कहना है आपका इस पर? हाँ बिल्कुल, हमने इस कंपनी को जवेरी बाजार में इसका एक शॉप है वहाँ जाकर भी देखा था। पूरी तरीके से कंपनी जो है हमें एक 9 एम्प्लॉई के द्वारा चलाई जाने वाली एक कंपनी नजर आई। और मेरा जो फोकस था वो बिजनेस मॉडल पे था। हमने देखा कि ये कंपनी जो है वो कोई सोने चांदी से रिलेटेड कोई चीज़ बनाती नहीं है, केवल जो है वर्किंग कैपिटल मैनेज करती है, कहीं से प्रोडक्ट लेती है और कहीं पे देती है। तो एक होलसेल ट्रेडिंग कंपनी को सोने चांदी के व्यापारी के रूप में प्रेजेंट देकर या मानकर इन्वेस्टमेंट करना, और कंपनी जो बड़ा पैसा जुटा रही है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए जुटा रही है, तो वो मुझे इतना उसमें अट्रैक्शन नहीं लगा था। और हमारी आशंका कहीं ना कहीं सही साबित हुई, क्योंकि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद पे हमने देखा है कि आईपीओ का जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो लगातार नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहा है। जी अभिषेक, इंटरेस्टिंग है। चैनल चेक भी आपने किया। जी 9 एम्प्लॉय चला रहे हैं और पैसे किस लिए चाहिए? तो वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो देखिए मतलब कहते नहीं कि ओपन एंड शट टाइप का केस है ये। कि आपका शक केस हुई, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी चैनल चेक करेगा अगर इस तरह से, मतलब ये आसान काम उतना है नहीं। ये जो अभिषेक कर रहे हैं आपको आगाह करने का लगातार काम कर रहे हैं और बाकायदा पूरी रिसर्च के साथ और चैनल चेक करते हुए भी। एक और आईपीओ खुला है जिसका नाम है एटीसी एनर्जीज, और नाम से तो ये लगता है कि ये ईवी के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कोई कंपनी होगी। आप जरा बताइए कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि नाम से तो पता नहीं चल पा रहा है कंपनी करती क्या है। जी अभिषेक, अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये ईवी के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं कहूँगा कि नाम में धोखा है। आप विदिशा की ओर जा रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूँ विदिशा की ओर जा रहे हैं तो ये भोपाल के पास वाला विदिशा नहीं है। मैं कहूँगा कि आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये कंपनी लिथियम आयन की बैटरीज का जो पैक बनता है, बैटरी पैक बनता है, उसके असेंबलिंग का काम करती है। और इस धंधे को मैं इस तरीके से बताऊं कि जो बैटरी होती है, जो बैटरी पैक होता है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिथियम आयन सेल। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, लगभग लार्जर प्रोपोर्शन जो इसमें से इंपोर्ट किया जाता है स्पेशली चाइना से। उसको इस तरह की कंपनियां जो असेंबल करती है। जब से ईवी के बारे में थॉट प्रोसेस चला है या लिथियम आयन बैटरी के लिए थॉट प्रोसेस चला है मार्केट में, तो इस तरह की कई सारी कंपनियां बाजार में आई है, उसी में से शामिल ये कंपनी है। और आपने ईवी की बात करी, बट अगर इसका FY24 का अगर मैं नंबर देखता हूं, जहां पे करीब करीब कंपनी ने 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनाया था, उसमें से 57% रेवेन्यू जो इसको बैंकिंग सेगमेंट से आया था। अगर बैंकिंग में आप देखें तो POS या ATMs वगैरह होता है, वहां पर एक लिथियम आयन बैटरी लगती है। मैंने इंडिया मार्ट पे जाके देखा तो ऐसी कई सारी कंपनियां इंडिया में हैं जो 700, 800, 900 हज़ार रुपए में इस तरह की बैटरी बनाती है। ये मिनी बैटरी होती है जिसकी कीमत आप कह सकते हैं 800 रुपए से 1600 रुपए के बीच की होती है। और ये मिनी बैटरी वाला सेगमेंट इसके टोटल रेवेन्यू में अगर देखें तो 60-70% के आसपास होता है। तो उस आधार पर अगर आप देखें तो ये वो कंपनी नहीं है जिसको कि आप एक्साइट का ईवी वाला कंपनी या अमर राजा का ईवी वाला बैटरी देख रहे हैं। ये एक बैटरी पैक असेंबलिंग कंपनी है और बहुत छोटे सेगमेंट में है। बहुत छोटे सेगमेंट में है। देखिए यही दिक्कत है
कि चीज़ों को इन्फ्लेट करके बढ़ा चढ़ा के मर्चेंट बैंकर्स से अपनी प्रोफाइल ऐसी करवा दीजिए आप कि लगे कि नहीं बहुत कोई लुक्रेटिव बिजनेस है। एक बहुत मीम वायरल होता है आईपीओस को लेकर, अभिषेक आपने भी ज़रूर देखा होगा, और जब भी ये एसएमई वाली जब दिक्कतें सामने आती है ना तो उस मीम की याद आ जाती है। और मैं बता दूं दर्शकों को कि अभिषेक गाव शिंदे ऑटो कंपनीज के सारे जो कच्चे चिट्ठे होंगे, बड़ी छोटी सारे इनके पास होते हैं, बहुत बारीकी से उनका अध्ययन करते हैं। कोई और दिक्कत इस कंपनी में जिसको चलते आप आगाह करना चाहेंगे अभिषेक? जी देखिए, इसमें 3-4-5 रेड फ्लैग्स हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंटरेस्ट भी सामने आता है। ये कंपनी अपने आप को बताती है कि B2B बिजनेस मॉडल में, पर इसका एक जो टॉप 2 कस्टमर्स हैं वो इसकी प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज ही हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज इस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं और फिर बाहर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग मार्जिन जो एक बड़ा मार्जिन होता है इस बिजनेस में, वो इस कंपनी को नहीं आ रहा है। इस कंपनी को कहीं ना कहीं असेंबलिंग से रिलेटेड मार्जिन मिल रहा है। इसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो ये एक ऑर्डर बुक पर डिपेंडेंट कंपनी होती है। आपको ऑर्डर बुक मिलता है, उस ऑर्डर बुक के लिए आपको जो है रिलेटेड मटेरियल जो है वो बहुत पहले से लेकर रखना पड़ता है। तो मटेरियल जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको बहुत बड़ी इन्वेंट्री बिल्डअप करके रखना पड़ेगी। तो पहला कंसर्न जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसर्न है, जहां पर मैनेजमेंट इससे प्रोक्योर करके ट्रेडिंग रेवेन्यू कमा रहा है। दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि इसमें आपको हाई वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री आप बिल्डअप करके रखेंगे और ऑर्डर जो होते हैं वो साइक्लिकल होते हैं। तो जिस समय ऑर्डर आएंगे बनेंगे उस हिसाब से आपको अपने पास जो है इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का रखना पड़ेगा। तीसरा जो कंसर्न इसमें समझ में आता है कि ये कंपनी जो है वो बहुत छोटे सेगमेंट में और बहुत छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लिथियम आयन बैटरी के, वहाँ पर है और वो भी असेंबलिंग वाले कारोबार में ही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इस कंपनी का जो ये आईपीओ रेस कर रहा है, और ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है एसएमई आईपीओस में, यहाँ पर भी करीब करीब 18% फंड जो रेस किया जा रहा है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है तो आप सोचिए, अगर 18% इस बार चाहिए, 18% अगली बार चाहिए, 18% अगली बार चाहिए, तो 5-6% में क्या पूरी शेयर जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो खत्म हो जाएगी या लगातार डायल्यूशन होता रहेगा? मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आपको फंडिंग जुटानी होती है। जो एक शॉर्ट टर्म फंड होता है वो बैंकिंग के स्रोत से जुटानी चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है और उसके लिए अगर आप आईपीओ ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो पैसा आप जुटा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए जा रहा है। लॉन्ग टर्म फंडिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कहीं पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए नहीं है तो लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में अगर हम एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से काल्पनिक नजर आती है। उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स उभर कर सामने नहीं आते। बिल्कुल ग्रोथ कैपिटल कहाँ है ये बताए कंपनी पहले। जी बिल्कुल सही। बहुत ही बारीकी से आपने सारी की चीजें डिकोड की अभिषेक, और इतना तो लोग मेन बोर्ड आईपीओस को लेकर रिसर्च नहीं करते जितनी आपने एसएमई आईपीओस को लेकर किए हैं। मोटिव हमारा साफ है कि लोगों को आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। फिर से किसी और एसएमई आईपीओ की बारीकी से पड़ताल करेंगे इस मुहिम में, लेकिन फिलहाल एक छोटे से के करीब 100 अंक नीचे कंसोलिडेशन वाला बाजार है। कल भी वैसा ही माहौल था और आज भी माहौल वैसा ही देख रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड हमारे एक्सपर्ट ने खोजा है, वो आपके सामने लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कहां पर आपको मौके दिखे बाजार में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से सीमेंट पैक में हमें अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में कल हमने ब्रेकआउट देखा था, आज फॉलोअप मूव देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, गुड बिल्डअप ऑन द लॉन्ग साइड। अगली सीरीज में भी काफी अच्छा रोल ओवर डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अंबुजा सीमेंट के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी, वो होगा 540 का अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जिसके अंदर टाइम रेंज होगी 70 से 18 की। स्टॉप लॉस अपना होगा 12 का। पहला टारगेट 23, सेकंड टारगेट 28 का होगा। इसका लॉट साइज 900 का है। उस लिहाज से पर लॉट रिस्क अप्रोक्सीमेटली 4500 का है एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट 9900 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अंडरलाइन की बात करें, यहाँ से 545 से 555 की जोन में हमें काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, 540 वाली कॉल खरीदनी है। अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी ऊपर है। कल अच्छी यूबीएस की रिपोर्ट आई थी सीमेंट स्टॉक्स को लेकर, आज भी सहारा देने का काम कर रही है रिपोर्ट वो। ठीक है, ये लेवल सारे के सारे आपके स्क्रीन पर। बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। शिवांगी के पास चलेंगे, समय तो ज़्यादा नहीं है, एक सवाल ले लेते हैं। शिवांगी, ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश हो रही है,
आज भी निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर पाएगी ट्रेंड में, लॉन्ग बना के रखें? जी बिल्कुल, ट्रेंड की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि काफ़ी एक गिरावट के बाद यहाँ पे नेगेशन देखने को मिल रही है, पर कहीं न कहीं फ़ॉलो-अप जो है वो पेस मिसिंग है। मेरी राय रहेगी कि हम इसको थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, 5400 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नज़र आता है, फिर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट जो है वो अच्छी तरह से इमर्ज होते हुए दिखेगी, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े शैलो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम शैलो हैं, जो तेजी आ रही है प्रॉफिट टेकिंग के बाद वो उतनी सस्टेनेबल दिख नहीं रही है। चार्ट पर साफ साफ विजिबल भी है, 3% ऊपर है। 5400 रुपए के ऊपर निकलने दीजिए, अगर उसके ऊपर जाकर टिकता है तो शायद एक कंफर्मेशन आने की संभावना इसमें बढ़ जाएगी। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की बहुत मदद करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के